हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक में भूगोल सब्जेक्ट के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन, केशव ज्ञानालोक, जीपीएच और बाकी सब्जेक्ट बाकी बुक्स में से बनाए जा रहे हैं, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको ध्यान से देखें। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा वाला राज्य कौन सा है? तो हमें बताना है जो काली मृदा वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अधिकांशतः काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में। याद रखना है आपको। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो भारत के 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। कितने भाग पर? 33%। अगला तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो जो उत्तराखंड हमारा है, ये हिमालय पर्वत पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्योंकि जो हिमालय है, सीढ़ीदार को हम सोपानी भी बोलते हैं। तो किस राज्य या प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो वो उत्तराखंड है। अगला चौथा क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। जो पंजाब है वहाँ पे अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकारों से? 2 प्रकार से। एक नवीकरण युग और अनवीकरण युग। तो 2 प्रकार के संसाधन होते हैं समाप्यता के आधार पर, नवीकरण युग और अनवीकरण युग। अगला छठवां क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास होता है जो वो काली मृदा में होता है। तो इसके लिए काली मिट्टी या काली मृदा जरूरी है। किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए। याद रखना है। तो कपास उत्पादन के लिए काली मृदा जरूरी है। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो कपास भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र में पाया जाएगा। आगे सातवां क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल जो होते हैं उनका भंडार सीमित है। जो खनिज तेल होते हैं इनका भंडार सीमित है, असीमित नहीं है। अगला आठवां क्वेश्चन है, किस मृदा में नवीकरण बनाने की क्षमता अधिक होती है? नमी धारण करने की, नमी मतलब गीलापन। तो आप जानते हैं जो काली मृदा होती है वो ज़्यादा नमी धारण कर सकती है और बहुत टाइम तक कर सकती है। तो इस वजह से इसका आंसर है काली मृदा। जो नमी मतलब गीलापन, जो गीली होती है। आप जानते हैं यदि कोई मृदा को आप पानी दो और काली मृदा को पानी देंगे आप, तो काली मृदा ज़्यादा टाइम तक गीली रहेगी और बाकी जो होगी वो जल्दी सूख जाएगी। इसलिए जो काली मृदा होती है वो ज़्यादा टाइम तक नमी धारण करने की इसमें क्षमता होती है। अगला 9वां क्वेश्चन है, चंबल बेसिन में उत्खान भूमि को क्या कहते हैं? तो चंबल बेसिन में जो उत्खान भूमि होती है उसको हम खंडर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडर भूमि कहते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। तो किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 2, जैविक और अजैविक संसाधन। याद रखना है आपको, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक और अजैविक। अगला 11वां क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो है 32.8
लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला 12वां क्वेश्चन है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किन दो वर्गों में बांटा गया है? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को हम बांगर बोलते हैं और एक को हम खादर बोलते हैं। जो प्राचीन है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, उसको हम बांगर बोलते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको हम खादर बोलते हैं। तो नवीन जो नई बनी है वो अधिक उपजाऊ होती है, और जो पुरानी बांगर होती है जो कम उपजाऊ होती है। पुरानी जो मिट्टी होती है या प्राचीन मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं, और नई जो मिट्टी जलोढ़ मृदा बनी है उसको हम खादर बोलते हैं। तो याद रखना है, जो जलोढ़ मृदा है वो दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर मतलब प्राचीन जलोढ़ और खादर मतलब नवीन जलोढ़। अगला 13वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मृदा का मिलता है? तो जलोढ़ मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार भारत में मिलता है। किसका? जलोढ़ मृदा का। अगला 14वां क्वेश्चन है, भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो मानवीय कारणों को बताइए। तो भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी जो दो मानवीय कारक हैं वे हैं अति पशुचारण और वनोन्मूलन। क्या है? अति पशुचारण और वनोन्मूलन, ये दो जो कारण हैं जे भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, मानवीय कारण है। अति पशुचारण करने से भू निम्नीकरण होता है और वनोन्मूलन करने से भी भू निम्नीकरण होता है। अगला 15वां क्वेश्चन है हमारा। 15वां है, भारत की भू आकृतियों पर्वत, पठार तथा मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत बताइए। तो भारत में जो पर्वतों का क्षेत्रफल है वो है 30%। कितना है? 30%। पठार जो है 27% और मैदान 43% लगभग भाग में पाए जाते हैं। तो याद रखना है, भारत में पर्वत 30% भाग पर पाए जाते हैं, पठार 27% भाग पर पाए जाते हैं और मैदान 43% भाग पर पाए जाते हैं। तो जो भूमि का जो क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत वर्गीकरण हो गया। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। अगला 16वां क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो है ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जून 1992 को। कहाँ पे? जून 1992 को। कौन से शहर? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। कब? जून 1992 में। कहाँ पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है हमारा, अजैव संसाधन है। तो जो अजैव संसाधन होते हैं वे चट्टाने, लोहे अयस्क, ये जो हैं अजैव संसाधन हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है, अवनालिका अपैदन मृदा को बनाता है। तो अवनालिका अपैदन जो है वो मृदा को कैसा बनाता है? तो कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाता है। कृषि के लिए अनुपयुक्त। अवनालिका अपैदन यह होता है तो कृषि के लिए भूमि कैसी होती है? अनुपयुक्त होती है। अगला 19वां क्वेश्चन है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है? तो सेल और धातुएं ये सब अजैव संसाधन है। कैसे है? अजैविक संसाधन माने जाते हैं। कौन कौन? सेल और धातुएं। अगला 20वां क्वेश्चन है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। कौन से? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। मतलब इनका उत्पादन तो संभव है लेकिन अभी फिलहाल में नहीं हो पा रहा है। तो संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उपयोग नहीं होता है। तो ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। अगला 21वां क्वेश्चन है, कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या जो है वो कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो जनसंख्या है। कौन है? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है,
निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है? किससे? निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है। तो लैटेराइट मृदा जो है वो निच्छालन से बनती है। कौन सी मृदा? लैटेराइट मृदा निच्छालन से बनती है। अगला 23वां क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। किससे? जलोढ़ मृदा से बना है उत्तरी मैदान। अगला 24वां क्वेश्चन है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। किससे बने हों? अजैव संसाधन वे है जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो अजैव संसाधन हैं। अगला 25वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला 26वां क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा जो है वो काली मृदा ही है। क्या है? रेगुर मृदा और काली मृदा एक ही है, तो हम काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां है, अधिक वर्षा से निच्छालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और मृदा का निच्छालन होता है, तो अधिक वर्षा से निच्छालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है निच्छालन से। कौन सी मृदा का? लैटेराइट मृदा का। जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चले बताए जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, और इनको परीक्षा अध्ययन और जीपीएच और आपकी जो केशव की ज्ञानालोक है, इनसे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकाल कर बनाए गए हैं और आपकी बुक से भी निकाल कर बनाए गए हैं। तो यहाँ से पेपर में आने की बहुत ही संभावना है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। 28वां क्वेश्चन है, मृदा संसाधन है। तो मृदा संसाधन जो है वो नवीकरण संसाधन है। कैसा है? नवीकरण संसाधन है। उसको एक बार यूज करने के बाद हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, वो नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। और जिनको एक बार उपयोग में लाकर दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जाता है, वो अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। तो नवीकरण संसाधन वे हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से दोबारा उपयोग किया जाता है। तो मृदा जो है उनका हम दूसरी बार भी उपयोग कर लेते हैं, तीसरा कई बार उपयोग करते हैं, तो मृदा नवीकरण संसाधन है। अगला, लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लेटर से। लैटेराइट जो है वो लेटर शब्द से लिया गया है। किससे? लेटर से। अगला इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर मृदा पाई जाती है। तो कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर। तो इस अध्याय के लगभग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, जो आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के इतने ही अच्छे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।